विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें सेल और खनिज के बारे में अध्ययन किया, जिसमें सेलों के जो प्रकार थे तीन, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इन तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम सेल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल चक्र क्या होता है? तो देखो बच्चों, सेल है तो उनमें कुछ कठोर होते हैं तो कुछ मुलायम भी होते हैं। कठोर जो सेल होते हैं उनसे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे भवन निर्माण है, इमारत निर्माण है, सड़क निर्माण है। तो ये सारे सेल के द्वारा, कठोर सेल के द्वारा इनसे निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो प्राचीन काल में कुछ खेल चलते थे, तो उन खेलों में भी जिन पत्थरों का हम प्रयोग करते थे वो सेलों के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब अपन आज सेल चक्र के बारे में देखेंगे कि सेल चक्र क्या है। तो जैसे अपन ने प्राथमिक जो सेलें पढ़ी थी, अवसादी जो आग्नेय सेल थी, तो इनका जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? मेग्मा, अर्थात जो ज्वालामुखी जब निकलता है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी के जब तक अंदर पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ, उसको तो कहते हैं मेग्मा। और जब वो भूगर्भ पर आ जाता है, भूमि पर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो इस मेग्मा से जो उद्गार होते हैं, तो इनसे जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? लावा। और इस लावा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? प्राथमिक चट्टान, जिसको हम आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये जो आग्नेय सेल है, कुछ समय बाद हवा के द्वारा, पानी के द्वारा लुढ़क कर, खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आ जाते हैं, तो ये अवसाद के रूप में जम जाते हैं। तो इसको हम अवसाद या तलछट के रूप में कहते हैं। इनसे जो सेल बनती है वो कौन सी सेल होगी? अवसाद सेल होगी। और अवसाद सेल में लंबे समय से ताप और दाब से, भूगर्भिक क्रियाओं से ये इनका क्या हो जाता है? कायांतरित, अर्थात इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इनसे जो सेल बनती है वो कायांतरित सेल कहलाती है। कायांतरित जो सेल है, इनमें भी ताप और दाब की अत्यधिक मात्रा के कारण ये पिघल जाते हैं और इनमें फिर क्या होता है? ये मेग्मा यानी लावा के रूप में वापस बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक सेल चक्र है, जिससे हमें तीन प्रकार की सेलें प्राप्त होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो ये सेल चक्र था बच्चों, आप सबके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन दूसरा जो क्षेत्र पढ़ेंगे या अध्याय देखेंगे, टॉपिक, वो है खनिज। खनिज क्या होता है? देखो, खनिज का जो प्रयोग है, हम हमारे दैनिक जीवन में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो खनिज की परिभाषा क्या होगी? खनिज, आप परिभाषा लिख लो बच्चों। खनिज क्या है? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ, ऐसे भौतिक पदार्थ जिनकी निश्चित भौतिक व रासायनिक, इनमें निश्चित भौतिकता का और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। रासायनिक गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज। ये हमें भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। ये खनिज कहलाते हैं। खनिजों का प्रयोग, जो खनिज होते हैं, खनिजों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं हम। ईंधन यानी जलाने के लिए। ईंधन के रूप में, जैसे कोयला,
पेट्रोलियम आदि। ईंधन और ऊर्जा ये दोनों में ही काम आते हैं। इसके अतिरिक्त हम खनिजों का प्रयोग, इसके अतिरिक्त खनिजों का प्रयोग कारखानों व उद्योगों में उपकरणों के रूप में किया जाता है। उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो खनिजों का प्रयोग है, यहां लिख देती हूं मैं, खनिजों का जो प्रयोग है, खनिजों का प्रयोग कृषि जो कार्य होता है, कृषि कार्य जो कृषि कार्य है, कृषि में उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में, जैसे अनेक प्रकार के जो कीटनाशक और रासायनिक जो खाद है उनमें भी हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है। तो मैं समझती हूँ इस अध्याय में बच्चों अपन ने पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी किन चट्टानों से मिलकर बनी है, सेल क्या है, खनिज क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, तो ये अध्ययन किया है और ये आज का अध्याय है वो यहीं समाप्त है। धन्यवाद।